अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम मामलात हैं जो आज आपके सामने रखेंगे। पहले तो आपको बताएंगे कि एक बड़ा इस्तीफा आ गया है और ये इस्तीफा किसका है, किन वजूहात की बिना पर है और क्या आगे की बड़ी कोई प्लानिंग हो रही है जो इस इस्तीफे में इंडिकेट हो रही है, इसके बारे में आपको तफसीलन बताएंगे। इसके बाद थोड़ी बात करेंगे इस हवाले से भी कि जहां हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल अभी तक एक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला पीटीआई के अगेंस्ट जारी है और मुख्तलिफ रहनुमा छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में परवेज इलाही साहब अभी तक तो रुके हुए हैं, लेकिन वो कितनी देर रुके रहेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अदालत पेशी के मौके पर आज उनकी हालत थी, जो उनका एक ओवरऑल आप देखें हालात थे, वो काफी परेशान कुन थे। तो उनसे क्या इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके हवाले से भी बात होगी। और थर्डली बात करेंगे कुछ इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है और अभी तक कोई उनके बारे में खबर तक नहीं आ रही है और कोई संजीदा भी नजर नहीं आ रहा आहिस्ता कि वो इस हवाले से कोई पेशरफ्त कर सके। तो इसके ऊपर भी तफसीली आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने इस्तीफा दे दिया। उसकी बुनियादी वजह क्या है वो तो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाह रही हूँ कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब जो हैं वो कौन हैं और उनकी क्या खिदमत हैं। देखिए, पाकिस्तान इस लिहाज से एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मुल्क है कि इसमें जो इसका पढ़ा लिखा तबका है ना, पढ़ा लिखा तबका, उसको जिस तरह से वेस्ट किया गया है ये शायद ही किसी और मुल्क में हो। यानी जो आप अपनी क्रीम है या जो आप ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए जौहर हैं, जो पाकिस्तान के काबिल लोग हैं, जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस मुल्क में उन लोगों की हमेशा बेकदरी हुई है। और फिर यही वजह है कि हम देखते हैं कि ये मुल्क आज इस मकाम पर खड़ा है कि जहाँ हमें नजर आ रहा है। ना अहलों का टोला हमारे सर पर हमेशा नजर आया है और जो अहल लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, वो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो मुल्क के लिए कोई बोझ है और वो बेचारे कुछ करना भी चाहे अव्वल तो उन्हें करने ही नहीं दिया जाता, और अगर करने दिया जाए तो इतने मसाइल खड़े हो जाते हैं उनके सामने कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। और अगर फिर भी वो तन दही से लगे ही रहे कि नहीं वो कुछ करके ही दम लेंगे, कुछ ठान ही लें, तो हम उन्हें उस मकाम तक ले जाते हैं कि या तो वो ये मुल्क छोड़कर चले जाएं और या फिर यहाँ रहते हुए भी कम से कम अपने ओहदे छोड़ जाएं। ऐसी कोई सूरत हाल हमें इस मुल्क में नजर आती है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही कुछ डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मजीद अब अपडेट हो चुका है। यानी 10 लाख होने वाली है उन अफराद की तादाद, 8 लाख से तजावुज कर चुकी है, जो कि एक साल के अंदर यानी पिछले एक माली साल के अंदर ये जो मुल्क है इसने 8 लाख लोगों को बाहर भिजवा दिया। और इनमें सिर्फ मजदूर तबका नहीं है जो बाहर जाके कोई मेहनत मजदूरी करेंगे और रोजी कमाएंगे, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। पढ़े लिखे लोग जो इस मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता ना उम्मीद हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर रहते हुए उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनके मुल्क का कोई फ्यूचर उन्हें नजर नहीं आता, उनकी अपनी जिंदगी का यहाँ उन्हें कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। तो वो फिर मायूस इस कदर हो जाते हैं कि वो अपना मुल्क, अपना वतन, अपने घर बार छोड़कर यहाँ से कहीं बाहर जाकर रहने को तरजीह देते हैं। भले वहाँ पर उन्हें एक सानवी हैसियत ही होती है कि ये दूसरे दर्जे के शहरी होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश और मुतमईन होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे दर्जे के शहरी होते हैं उनको भी इतनी सहूलियात और हुकूक हासिल होते हैं जो यहाँ पर हमें पहले दर्जे के शहरी होते हुए भी नहीं नसीब होती। बल्कि पहले तो दूर की बात है, मतलब यहाँ तो हमें नसीब ही नहीं होती ना किसी भी दर्जे में रहते हुए। तो ये वाली सूरत हाल है। तो लोग जाहिर सी बात है जब पढ़ लिख जाते हैं, उन्हें शऊर आता है, उन्हें पता चलता है कि दुनिया बाहर कैसे रह रही है, तो उन्हें तकलीफ होती है कि वो यहाँ पर किन हालात में रह रहे हैं और उनका मुल्क किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो 8 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि एक साल के अंदर इस मुल्क में, जो पिछला एक साल हमने देखा है उसमें ये मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं या उन्हें किसी भी तरह जाना पड़ा। और अभी भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाकर देख लें, एम्बेसी देख लें, जाके जहाँ वीजे लग रहे हैं, वीजा सेंटर्स देख लें, आपको नजर आएगा कि लोग अभी तक कितने डेस्परेट हैं, कतारों में लगे पड़े हैं, जल्दी प्रोसेस करवा दें चीजें, बस हम यहाँ से चले जाएं, ये वाली सूरत है। लेकिन बात थोड़ी सी कहीं और निकल गई। मैं बताना ये चाह रही थी कि चेयरमैन नादरा जो तारिक मलिक साहब थे, ये भी एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स, ऐसा ही शख्स जो पाकिस्तान को सर्व करना चाहता था और जो 100 काबिल तरीन लोग
के इंटरव्यूज हुए थे चेयरमैन नादरा की पोस्ट के लिए, उसमें से ये सिलेक्ट हुए थे कड़ी स्क्रूटनी के बाद। और फिर ये वो बंदा है कि जो सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि बाहर भी अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ के आया था। ये यूएनडीपी जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक मिशन है, आपको मालूम है उसका ज़ैली इदारा है, वहां पर काम कर रहे थे और वहां पर अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे थे। और वहां पर वो चलती नौकरी छोड़कर अपने मुल्क वापस आए कि यहाँ पर आकर अपनी धरती को सर्व करना है, उसकी खिदमत करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वही जो हर शोबे में हो रहा है। अभी कोई एलिगेशंस होती तो मैं अलग से कहती कि जी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। जिस तरह से नैब चेयरमैन रिजाइन कर गए, वही कमोबेश वजूहात जो हैं वो चेयरमैन नादरा ने भी बयान की है। नादरा एक बहुत ही सेंसिटिव इदारा है पाकिस्तान के हालात में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इस इदारे से जुड़े हुए होते हैं। मसलन वोटर लिस्टों का मामला, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सारे जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशंस में इनका बड़ा अहम किरदार होता है। फिर वोटर लिस्टों के मामले में, और यूं ही जो पूरा एक डाटा है हर शहरी का, वो ज़ाहिर नादरा के पास है, तो ये बड़ा अहम है। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है, जो उन्होंने चेयरमैन नादरा ने अपना एक रेजिग्नेशन टेंडर किया है, उस रेजिग्नेशन में उन्होंने क्या वजह बताई है ये मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि चेयरमैन नादरा के ऊपर एक करप्शन का इल्जाम भी लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। उनका ये कहना है कि जनाब चेयरमैन नादरा के ऊपर कोई करप्शन का स्कैंडल है, और उसके बाद उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया। भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर उनके पास करप्शन का स्कैंडल है, कोई ऐसी चीज सामने है, कुछ शवाहिद है, तो जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जरूर पता लगना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्लियर होना चाहिए। लेकिन जिन हालात में वो जा रहे हैं उससे तो हमें ये नहीं लग रहा है कि कोई करप्शन का मामला है। उससे तो हमें ये लग रहा है कि शायद उन्होंने कोई काम करने से इनकार कर दिया, कोई जी हुजूरी से मना कर दिया, कोई ऐसा काम लेना चाहते थे हुक्मरान इनसे जो कि वो नहीं करना चाहते थे, उनके ज़मीर के मुताबिक नहीं था। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में, जो एक तवील रेजिग्नेशन है, उसमें जहां अपनी तमाम तर खिदमात गिनवाई हैं, वहीं उन्होंने ये बड़ी तफसील से बताया कि वो इस किस्म के एनवायरनमेंट में काम मजीद जारी नहीं रख सकते। किस किस्म का एनवायरनमेंट, जहाँ के वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकली एक पोलराइज्ड किस्म का एनवायरनमेंट है। वो कहते हैं उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के साथ काम किया है और वो चाहते यही हैं कि एक अनबायस तरीके से वो हर जमात के साथ चलें, एक प्रोफेशनल वे से चलें, जो कि एक प्रोफेशनल बनने का तरीकाकार होता है। लेकिन हुआ क्या उनके साथ, वही जो चेयरमैन नैब के साथ हुआ। वो जाते जाते बंदा क्या लिख के गया था, जो पुराने चेयरमैन नैब थे, वो यही लिख के गए थे ना आफ्ताब सुल्तान साहब, कि जनाब हम गैर आईनी काम नहीं कर सकते कोई, और दबाव की वजह से वो चले गए। मुस्तकिल उन्हें ये कहा जा रहा था। फिर बाद में आपने देखा कि नए चेयरमैन नैब आए, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, अलकादे ट्रस्ट कैसे फैला, कैसे वो सबसे बड़ा स्कैंडल बना दिया गया। ये अब आप चेयरमैन नादरा की भी सुन लें, वो भी यही बता रहे हैं कि जी एक इतना पॉलिटिकली उनको कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर किया जा रहा है कि वो इस माहौल में काम नहीं कर सकते। तो ये कौन कर सकता है? ज़ाहिर ऑपोजिशन तो नहीं कर सकती ना, ऑपोजिशन तो बेचारी को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त, तो वो क्या उनको जाके करेगी? तो जाहिर सी बात है जो ताकतवर है वही उन्हें कर रहे हैं। हुक्मरान इतना उन्हें परेशान कर रहे थे कि उन्होंने अल्टीमेटली तंग आकर रिजाइन कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्टें बनाई जा रही हैं उसमें मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि शफाफियत रहे, और मैंने जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि जिस तरह से वोटर लिस्टों का अमल होता है मुकम्मल, आप उसमें शामिल रहें, अपने नुमाइंदगान भेजें, उसकी शफाफियत को देखें। और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे आजकल इन्वेस्टिगेशंस बड़ी हो रही हैं जी, और बड़ी जदीद साइंसी बुनियादों पर हो रही हैं, तो उनमें भी कोई उनका अहम किरदार हो सकता था। अब उन्होंने जाहिर है कि बहुत ओपनली तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, लेकिन थोड़े को ज्यादा जानिए, जो उन्होंने बातें लिखी हैं उससे ये अंदाजा हो रहा है कि वो किस कदर सियासी तौर पर दबाव का शिकार थे, और किस किस्म के एक सियासी माहौल में उन्हें काम करने के लिए कहा जा रहा था कि जिसमें उनकी जमीन में मजीद इजाजत नहीं दी, और फिर उन्होंने उससे तंग आकर रिजाइन कर दिया, और वो उन्होंने इस पर एक जाहिर अफसरदगी का इजहार भी किया। तो ये सूरत हाल है जनाब हमारे मुल्क में कि जहाँ पर कोई बंदा आ ही जाए कोई काम करने के लिए, और उन्होंने वाकई इसको बड़ा डिजिटलाइज किया, नादरा को बड़ी इसमें नई नई जगतें लेके आए। लेकिन अगेन हमारे यहाँ तो भाई ये सब ही चलता है, जो पॉलिटिकली यस बॉस करेगा वही काम पे रहेगा, वरना तो फिर वो घर जाएगा। तो ये तारिक मलिक साहब की कहानी थी। आगे आ जाते हैं जी, अब परवेज इलाही साहब की तरफ आ जाएं। परवेज इलाही साहब को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था जेल में, और वहाँ पर कुछ दिन पहले साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने एक स्टोरी भी की थी कि उनके साथ वहाँ पर काफी नारवा सलूक रखा जा रहा है।
انہوں نے تشدد کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے یہ تشدد اس قسم کا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مینٹل ٹارچر ہے، اور فزیکلی یہ نہیں کہ کوئی انہیں فزیکلی مارا گیا ہے یا کچھ اس طرح سے، لیکن جو ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے اس کی بھی بڑی تکلیف ہے۔ انہوں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ انہیں 6 بائی 6 فٹ کے کمرے میں ایک بہت چھوٹا سا سیل ہے جس میں رکھا گیا ہے، اور ان کے سر کے عین اوپر 1000 واٹ کا بلب جو ہے وہ ہر وقت جلائے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اذیت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سونے نہ دیں اور اس کے اوپر اتنی تیز روشنی اس کے منہ کے اوپر ہر وقت ڈال کے رکھیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو کوئی چارپائی یا میٹرس دستیاب نہیں ہے، اور وہ اس عمر میں زمین پر سوتے ہیں جبکہ وہ بیمار بھی ہیں، اور وہ تو نظر بھی آتا ہے کہ وہ کافی ہیں